अपने 10 मिनट के सीरीज़ के अंतर्गत इतिहास चल रहा था। इतिहास के साथ साथ अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग डेली यह भी वीडियो देखिए, इसका अलग प्लेलिस्ट मैं बना देता हूँ। साइंस का पोर्शन दोस्तों मैं बहुत ही सामान्य जो व्याख्या करूंगा इसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्याख्यायित करने से काफ़ी लोग जो आर्ट्स के हैं उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सामान्य व्याख्या ही करूंगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। जितना आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। आइए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एंटी क्लोर के रूप में। इसके अलावा निगेटिव और पॉजिटिव का स्थायीकरण करने के लिए, आप पूछता है कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो उसका उत्तर होगा सोडियम थायोसल्फेट। इसके अलावा हाइपो भी पूछा जा सकता है, इसका नाम एक नाम हाइपो भी है। तो अगर थायोसल्फेट न पूछकर हाइपो पूछा जाए तो हाइपो भी इसको इसी नाम से जाना जाता है, सोडियम थायोसल्फेट को। ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में निगेटिव व पॉजिटिव का स्थायीकरण या तथा प्रतिक्लोर के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग सिल्वर व गोल्ड के निष्कर्षण में भी होता है। आप पूछता है सिल्वर व गोल्ड के निष्कर्षण में किसका प्रयोग होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो का। ये सभी बातें आप याद रखेंगे। इसके अलावा सोडियम जो हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये पूछा है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड दोस्तों, इसका यह ऑक्सीकारक और अवकारक की भांति यह व्यवहार करता है। कोमल वस्तुओं का जो विरंजन होता है पुराने तैल चित्रों को चमकदार बनाने के लिए, और जो तैल चित्र हैं उनका रंग पुनः उभारने के लिए साफ करके, वह दूध और शराब के परिरक्षण में भी इसका प्रयोग होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। केल्गन, ये आप सुन रहे होंगे, केल्गन का क्यों प्रयोग होता है, तो केल्गन जल की कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है केल्गन का। और सोडियम नाइट्रेट दोस्तों, इसको चिली साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है, चिली साल्ट पीटर। और इसका प्रयोग किस में होता है, सोडियम नाइट्रेट का खाद के रूप में और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। इतनी बातें आप जानिए। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो इसका उत्तर है दोस्तों जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं ये, जो क्रोमोसोम से बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं, होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो जीवाणुओं में दोस्तों प्रायः गुणसूत्र से अलग कुछ आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, इन्हीं को प्लाज्मिड कहते हैं। ये गुणसूत्र से अलग होते हैं। ये छोटे गोल द्विसूत्री डीएनए हो, द्विसूत्री याद रखिएगा, छोटे गोल द्विसूत्री डीएनए होते हैं, जो मेन जो डीएनए होता है उससे अलग रहते हैं, तथा इनका द्विगुणन भी डीएनए से अलग स्वतंत्र रूप से ही होता है। जीवाणु इनकी अनुपस्थिति में भी रह सकता है। पूछा भी गया है प्रश्न कि जीवाणु प्लाज्मिड के अनुपस्थिति में रह सकता है या नहीं, तो हाँ बिल्कुल रह सकता है। प्लाज्मिड में कोशा के कुल डीएनए का 0.5 से 2% भाग उपस्थित होता है। हालांकि ये स्टेटमेंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा होता है, तो विषाणुओं, जीवाणुओं, प्रोटोजोआ और फफूंद से होने वाली बीमारियां आपको रट लेनी है। रटने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, ग्रुप में भी शेयर कर दे रहा हूं, जो हमारा ग्रुप है पेड ग्रुप पीसीएस का, उसमें मैं शेयर कर दे रहा हूं सभी ट्रिक्स जितने भी हैं। तो फिलहाल विषाणुओं से फैलने वाली बीमारियां, जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट कर सकते हैं। आप इस तरह से याद रख सकते हैं ट्रिक के लिए। ट्रिक, ये विषाणु संबंधित बीमारियां, ट्रिक पढ़ PADH, ट्रिक पढ़ घटना चक्र से या घटना चक्र में, ट्रिक पढ़ घटना चक्र में, जिसमें टी से ट्रैकोमा, R से रेबीज, I से इन्फ्लुएंजा, C से छोटी माता, K से आपका खसरा, P से पोलियो, A से एड्स, D से आपका डेंगू, H से हर्पीस, घटना चक्र अर्थात G से आपका गलसोत, C से चेचक, और बस। ठीक है ना, इतना। ट्रिक पढ़ घटना चक्र में को आप
इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, बाकी आप याद रख लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। फिर आपका आता है प्रोटोजोआ संबंधित बीमारियां। प्रोटोजोआ से कौन कौन बीमारियां होती हैं, तो याद रखिएगा ट्रिक, प्रोटोजोआ पे काम सौंप, प्रोटोजोआ पे काम सौंप। पे से आपका पेचिस, का से कालाजार, म से आपका काम म से आपका मलेरिया, ठीक है ना, और सौ से सोने वाली बीमारी, प से पायरिया। तो इतना आपकी जो बीमारियां होती हैं वो प्रोटोजोआ से होती हैं, ये भी आप चाहें तो लिख लें। फिर जीवाणुओं संबंधित बीमारियां कौन कौन होती हैं, याद रखिएगा जीवाणुओं के लिए नोट कर लीजिएगा, टिंकू, कौन, टिंकू जो आपका मित्र है, टिंकू। सीडी आप जानते हैं ना, पहले देखी जाती थी, आजकल मोबाइल में सब देख ले रहे हैं फिल्में, पहले सीडी आती थी। टिंकू सीडी में बनी है पटाका, पटा और का, जगह कम है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। टिंकू सीडी में बनी है पटाका, ये जीवाणु संबंधित बीमारियां हैं, जिसमें टी से आपका टिटनिस हो जाएगा, या टीबी और टिटनिस, टी से दोनों आप नोट कर लीजिएगा। कू से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, में से मेनिंजाइटिस, ब से बॉटुलिज्म, नी से निमोनिया, है से हैजा, और पटाका में कौन कौन आएगा, प से प्लेग, टा से टाइफाइड और का से काली खांसी। इतनी बीमारियां आपकी जीवाणुओं से होती हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां थी। अंतिम आपका पूछा जो आता है जो फफूंद या फंगस से होने वाली बीमारियां, तो इसको आप इस ढंग से याद रखिएगा। एक एथलीट को दाद, खाज, दमा और गंजेपन की बीमारी हो गई। एक एथलीट को दाद, खाज, दमा और गंजेपन की बीमारी हो गई। तो इसमें सबसे पहले आया क्या, एथलीट। तो एथलीट से एथलीट फूट एक बीमारी है जो कवक से फफूंद से, फंगस से होती है। फिर आपका दाद, खाज, दमा और गंजापन। तो एक एथलीट को दाद, खाज, दमा और गंजेपन की बीमारी हो गई। तो इतना आप रट लीजिए जो हमने आपको बताया ट्रिक, इसको याद कर लीजिए। टूथपेस्ट बनाने हेतु प्रयुक्त रसायन है। टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हैं उसमें कौन सा रसायन अमूमन यूज़ किया जाता है, इस प्रश्न में यही पूछा गया है। तो दोस्तों आप पढ़े भी होंगे, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट इस रसायन का प्रयोग होता है। टूथपेस्ट बनाने हेतु कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो भी आप उसको सही करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग यहाँ तक कि सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है दोस्तों, इसमें जो दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग शुष्क, किसी चीज़ को शुष्क करने के लिए या लाइम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए और अनेक प्रकार के रसायनों में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दिया है, इसका जो उपयोग होता है, जो कोल गैस होती है उसको शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर में, कास्टिक सोडा में और सीमेंट आदि उद्योगों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट होगा। निमिलिता क्लिस्टोगेमी से किसको बढ़ावा मिलता है? निमिलिता से या क्लिस्टोगेमी से किसको बढ़ावा मिलता है? स्वपरागण को, परपरागण को, दोनों को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो इसका उत्तर होगा स्वपरागण को। निमिलिता होता क्या है दोस्तों, जान लीजिए। निमिलिता जो है, मान लीजिए इसका कभी कभी परिभाषा पूछ देता है, ऑप्शन में दे देगा, तो आप याद रखिएगा। निमिलिता क्या होता है कि द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं, ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं, अर्थात बंद अवस्था में ही प्रस्फुटन हो जाता है या परागण हो जाता है उनमें, या पराग कोश जो है फट जाता है, और जो पराग कण होते हैं वो पुष्प के जो वर्तिकाग्र हैं उसमें बिखर जाते हैं,
इसी से स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। जैसे गेहूं हो गया, मूंगफली हो गया आदि फसलों में ऐसी प्रक्रिया आपको देखने को अमूमन मिल जाएगी। तो निम्नलिखित जो है ये स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? एक प्रश्न पूछा था, आप यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। शायद वो प्रश्न यह था कि पर परागण किस किस माध्यम से हो सकता है या संभव है? पर परागण, तो याद रखिएगा, पर परागण वायु द्वारा, कीटों द्वारा और जल द्वारा, तीनों ही माध्यम से पर परागण हो सकता है। साथ ही एक ऑप्शन था एक बार कि पर परागण जो या पर परागित जो फसल होते हैं उसमें क्या स्वपरागण भी होता है? तो बिल्कुल हाँ, कम से कम 5 से 10% ऐसे फसलों में जिसमें पर परागण की क्रिया होती है स्वपरागण भी संपन्न होता है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? तो सबसे पहले तो यह समझिए कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण या जिनको गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं या माइनर सेक्सुअल सिम्टम्स जिसको कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण, ये होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये जानिए। तो दोस्तों ये ऐसे लक्षण होते हैं जिनके द्वारा नर और मादा, स्त्री या पुरुष में अंतर उत्पन्न होता है, अंतर किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे लक्षण होते हैं जिनके द्वारा नर और मादा में अंतर किया जाता है। तो कौन सा है, कौन सा ऐसा हार्मोन है दोस्तों? तो एस्ट्रोजन वह हार्मोन है जो मादा हार्मोन है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा जो हार्मोन दिए हैं, जो वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है दोस्तों, इसका जो कार्य है वो शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायता करना है। याद रखिएगा, पूछा जाता है वेसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच भी इसको बोला जाता है, ये शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। वहीं थायरॉक्सिन, आप जानते हैं थायरॉक्सिन मनुष्य के गले में स्थित जो अवटु ग्रंथियां होती हैं, थायराइड ग्लैंड होता है, उससे स्रावित हार्मोन होता है, जिसका प्रमुख कार्य श्वसन की जो गति है उसको तीव्र करना होता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो जड़ मानवता, मिक्सीडीमा, थायराइडिज्म और घेंघा रोग हो जाता है। इसकी कमी से घेंघा रोग होता है, पूछा भी गया कई बार। वहीं लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसको एलटीएच बोलते हैं दोस्तों, यह दुग्धजनक हार्मोन है। दूध को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन लैक्टोजेनिक हार्मोन एलटीएच है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका उत्तर होगा क्लोरीजेंस। ये कोई हार्मोन ही नहीं होता है, क्लोरीजेंस। और बाकी ट्राइमेटिन, ऑक्सिन और फ्लोरीजेंस ये पादप हार्मोन है। याद रखिएगा इनका नाम, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो क्लोरीजेंस इसका उत्तर होगा, यह असत्य है। ट्राउमेटिन जो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन, यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, जो कोशिकाएं घायल हो जाती हैं। इसके अलावा फ्लोरीजेंस जो आप सी ऑप्शन देख रहे हैं, यह फूल खिलाने वाला हार्मोन है। इसको फूल को खिलाने वाला, जिस फ्लोर इसका नाम है ना, फ्लावर से इसका नाम लिया गया है। फ्लोरीजेंस फूल को खिलाने वाला भी हार्मोन इसको कहते हैं, लेकिन इनका जो निर्माण होता है वो पत्तियों में होता है। वहीं ऑक्सिन जो है यह तने की वृद्धि, ये वृद्धि हार्मोन इनको कहा जाता है। तने की वृद्धि, जो बीजहीन फल हैं उनके उत्पादन के लिए। इसके अलावा पतझड़ व फलझड़ को रोकने में मददगार हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन है। अगला है, हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? हृदय गति को नियंत्रित करने में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ए इसका उत्तर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है वह रक्त के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ा देता है। रक्त का, रुधिर का पीएच कम कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और हृदय की गति को बढ़ा देता है। अम्लीयता जो है दोस्तों वह हृदय की गति को अधिक, और जो क्षारीयता है वो हृदय की गति को कम करता है।
तो ज़्यादा अम्ल हो जाता है तो हृदय की गति अधिक हो जाती है, ज़्यादा क्षार हो जाता है तो हृदय की गति कम हो जाती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हृदय की गति को विनियमित करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला है पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा दोस्तों निकोटेनिक अम्ल, किससे? निकोटेनिक अम्ल, जिसको विटामिन B5 भी कहते हैं। आप देखिए विटामिन को A, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, K, E, D जो भी है सबका नाम याद रखिए, क्योंकि आजकल विटामिन न पूछ करके उनका जो रियल नेम है, वैज्ञानिक नाम, उनको पूछ लेता है, तो आप इसलिए जानते हुए भी नहीं लगा पाएंगे। इसको याद रखिएगा। जैसे थायमिन आपके विटामिन B1 को कहते हैं, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। टोकोफेराल ये विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई जिसको बोलते हैं, टोकोफेराल को विटामिन ई बोलते हैं। जनन शक्ति से संबंधित रोग होते हैं विटामिन ई की कमी से, टोकोफेराल की कमी से। वहीं विटामिन के भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको फ्लोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन बोला जाता है, जिसकी कमी से हीमोफीलिया, जिसको रक्त का थक्का न जमना रोग भी कहा जाता है, वो होता है। तो फिलहाल जो प्रश्न है, पेलाग्रा किस विटामिन कमी से के कारण होता है? तो विटामिन B5, जिसको निकोटेनिक अम्ल भी कहा जाता है, उसके कारण होता है। इसे विटामिन PP, इसको PP, B5 को PP की संज्ञा से भी, अगर विटामिन PP पूछ ले तो आप विटामिन PP मारिएगा, याद रखिएगा इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वप्न संबंधी अध्ययन कहा जाता है, स्वप्न संबंधी अध्ययन कहलाता है। तो स्वप्न संबंधी अध्ययन दोस्तों, ऑनरियोलॉजी को स्वप्न संबंधी अध्ययन के रूप में जाना जाता है, ऑनरियोलॉजी। तो स्वप्न संबंधी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। वहीं आपका जो सिंडोसमोलॉजी है, कंकाल जो संधियां होती हैं एवं स्नायुओं के अध्ययन के लिए इसके अंतर्गत कंकाल संधियों और स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं टेराटोलॉजी जो है दोस्तों, इसका शारीरिक जो व्याधियां हैं, रोग हैं, उनका अध्ययन करने के लिए टेराटोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका मिर्मिकोलॉजी, यह एंटोमोलॉजी की शाखा के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आता है। इनमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। तो एंटोमोलॉजी में कीड़ों कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, वहीं मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है, जिनको प्रशांतक भी कहा जाता है, ट्रैंक्विलाइजर भी कहा जाता है, इनमें से कौन है? तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसका उत्तर जहाँ तक है वो इक्वेनिल होगा। इसका उत्तर जो है इक्वेनिल है, ए इसका उत्तर है। इक्वेनिल रसायन का प्रयोग मानसिक तनाव को कम करने और अवसाद को दूर करने में किया जाता है, ट्रैंक्विलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं एस्पिरिन जो है दोस्तों, यह ज्वरनाशक औषधि है, ठीक है ना, ज्वरनाशक औषधि है एस्पिरिन। एम्पिसिलिन दोस्तों, यह द्वितीय पीढ़ी का प्रतिजीवी है, एंटीबायोटिक्स है। वहीं ग्लूकोज आप जानते हैं सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है ग्लूकोज है, जो जल में घुलनशील है और हमारे शरीर को ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। इनमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी अक्सर पूछ ही लिया जाता है, कन्फ्यूजन कुछ चीज़ों में हो जाती है। तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल सही है, सूर्य की प्रकाश से उसको विद्युत में कन्वर्ट करता है, एकदम सही है, सौर पैनलों के द्वारा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यही लाउड स्पीकर भी आप याद रख लीजिए, इसका ठीक उल्टा लाउड स्पीकर में होता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है, दोनों याद रखिएगा। फिर विद्युत सेल आपका आता है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, न कि ऊष्मा ऊर्जा में। तो यह गलत है, यही सुमेलित नहीं है। विद्युत सेल जो है, याद रखिएगा, बैटरी जिसको कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लेकिन ऊष्मा ऊर्जा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये गलत है। डायनमो दोस्तों, अब यहाँ पे आप डायनमो और विद्युत मोटर, इन दोनों में कंफ्यूजन
आप दूर कर लीजिएगा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वहीं विद्युत मोटर क्या करेगा, ठीक उल्टा करेगा, वह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को प्री मेंस पीसीएस किसी भी कोर्स से जुड़ना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको जारी रखेंगे इसी तरह से, और हिस्ट्री और विज्ञान प्रौद्योगिकी इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। हिस्ट्री का बहुत कम वीडियो बाकी रह गया है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा सेगमेंट को ही स्टार्ट करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा आपकी 2019 की नवंबर में संभावित है, तो अभी से आप लोग लग जाइए, ज़्यादा समय नहीं है, समय बीत जाएगा। हमारे साथ चलिए, आपको कुछ अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर हमारे ग्रुप में जुड़े हैं तो हम डेली वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम इस ढंग का चलाएंगे। आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। जो बातें हम आपको बता रहे हैं वो पढ़ते जाइए, तैयार करते जाइए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।